हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद पत्तिपाटी एंड यू आर वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम नवंबर 23 का जो एग्जाम क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, विच वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन नवंबर 23 क्वेश्चन। अभी नहीं है, अभी तो हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी तो पता है, बट नवंबर 23 में जब ये क्वेश्चन सच में आया था ना पेपर में, तब बहुत टफ था। कितने मार्क्स का आया था? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आया था। रिकॉर्डिंग चालू है, कोई बात नहीं, चालू है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी स्लीक लिमिटेड हैज ऑन 31st March 2023 आर गिवन बिलो। क्या क्या है? एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, हैमर और स्लीक। अब इसमें से कौन सब्सिडरी है, कौन ये है, वो हमें एडिशनल इन्फो से पता चलेगा। क्या क्या दिया है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट्स अगर देखोगे, इन्वेस्टमेंट्स दोनों में भी दिया है, यानी कि दोनों में भी इन्वेस्टमेंट्स है, सिंपल। फिर उसके बाद अगर आगे देखोगे, यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे हैमर लिमिटेड एक्वायर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड। स्लीक लिमिटेड का कितना शेयर है टोटल? अगर स्लीक लिमिटेड का टोटल शेयर्स देखोगे तो 50,000 शेयर्स है। ये कैसे पता चला? 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितना? 50,000 शेयर्स है। उसमें से कितना एक्वायर किया है? सिर्फ और सिर्फ 20,000 इक्विटी शेयर्स। अगर ये कंप्यूटेशन करोगे तो 20,000 एक बार कंप्यूट करके बताओ मुझे कितना आता है, कितना परसेंटेज आएगा? आई गेस राउंड अबाउट 40% में भी आ सकता है। मेरे पास कैलसी नहीं है अभी। कितना आएगा? 50,000 डिवाइडेड 20,000 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 50, 40% ना? यस। कितना है 40%? क्या 40% से कंट्रोल आएगा? क्या 40% से कंट्रोल आएगा क्या? नहीं। ऑन 1st April 2022 at a cost of 2,40,000 and further acquired 17,500 equity shares on 1st October 2022 at a cost of 1,92,500। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ है? दिस इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन, राइट? ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट अप्रैल 22 1 अप्रैल 22 को 20,000 शेयर्स, और उसके बाद 1 अक्टूबर 22 को 17,500 इक्विटी शेयर्स परचेज किया। तो कुल मिला के 37,500 शेयर्स एक्वायर किया, विच कम्स आउट टू बी कुछ 75% के आसपास हमारा स्टेक हो जाएगा। विद दिस हमें कंट्रोल मिल गया क्या? बोलो, कंट्रोल तो मिल गया। अब कैसा कंप्यूटेशन किया आपने? देखो, स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में क्या होता है, हम ट्रांचेस में कोई भी एक्विजिशन करते हैं, यानी क्या कंट्रोल कैसा? पहले 10% ले लिया, फिर 20% ले लिया, फिर उसके बाद एक ही साथ में कुछ अमाउंट ले लेंगे, जिससे जब लास्ट एक्विजिशन होगा जिससे मुझे कंट्रोल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 को मेरा एक्विजिशन हुआ जिसमें कंट्रोल मिल रहा है, ये वाला जो डेट है, दिस डेट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ एक्विजिशन। ये मैंने ऑलरेडी कब बताया था? ये बताया था जो स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन केस में, राइट? तो मुझे कंट्रोल कब मिलेगा? 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को मुझे क्या मिल जाएगा? कंट्रोल। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जो 20,000 इक्विटी शेयर्स है, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स है, इसको क्या करना है सर? ये तो हमारे जो होल्डिंग में वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, बट ये तो कितना 35% था, 35% नहीं 40% था, राइट? ये 40% हमें क्या करना पड़ेगा? डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन अगर याद होगा तो हम क्या करते? प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को डी रिकग्नाइज करते हैं एट फेयर वैल्यू, राइट? इसको डी रिकग्नाइज करते हैं एट फेयर वैल्यू एंड अपना सब्सिडरी को ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड इन द सेंस क्या? पूरा सब्सिडरी का असेट्स एंड लाइबिलिटीज ले लेते हैं एंड गुडविल रिकग्नाइज करते हैं
एज पर इंड एस 103। तो ये वाला जो है इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फेयर वैल्यू के बेसिस में कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना बात समझा, दिस इज स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन वाला पॉइंट, जिसमें दो ट्रांचेस में क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है। The 8% debentures of Sleek Limited includes debentures held by Hammer Limited of nominal value of 35,000. This were acquired by Hammer Limited on 1st January 2022 at a cost of 84,000. The retained earnings of Sleek Limited had a credit balance of 75,000 on 1st April 2022. On that date, the balance of general reserve is 50,000. अगर ये देखोगे इस वाला पार्ट को, तुम आग बंद करके बोलना चाहिए सर ये प्री में जाएगा, राइट, ये प्री में जाएगा। फिर ये डिबेंचर्स वाला क्या पॉइंट है, डिबेंचर्स वाला सिंपल पॉइंट है कि 8% डिबेंचर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड जो अपना सब्सिडरी है, जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी में होल्डिंग ने क्या किया है, होल्डिंग ने डिबेंचर्स होल्ड करके रखा है। बट स्लीक लिमिटेड के बुक्स में उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 35,000, बराबर। हैमर के बुक्स में कितना है, वो 84,000 एट अ कॉस्ट ऑफ 84,000 बोल रहे हैं। तो हम कितना नॉक ऑफ कर सकते हैं, जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना ही कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में शायद से हाई गेस May 24 वाला क्वेश्चन में सिमिलर एडजस्टमेंट किया था हमने, जिसमें हमने क्या किया था, डिबेंचर्स था, डिबेंचर्स का जो नॉमिनल वैल्यू है वो हमने नॉक ऑफ किया था, और जो भी एडिशनल आता है लॉस या प्रॉफिट जो भी है, यहाँ पे इस केस में लॉस है, वो हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, पीएनएल में एडजस्ट करते हैं, राइट। पीएनएल इन द सेंस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में एडजस्ट करते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम डिबेंचर्स को 35,000 का नॉक ऑफ कर देंगे, राइट। तो फिर अगर एंट्री बोलोगे डिबेंचर टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को हमको नॉक ऑफ करना है। 84,000 का डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, 35,000 का क्या है, इसका डिबेंचर्स है। जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आएगा, लॉस। ये लॉस कहाँ पे जाएगा, ये कंसो अदर इक्विटी में जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये कहाँ पे जाएगा, अदर इक्विटी में जाएगा जो लॉस है। ठीक है, तो ये वाला तो समझ गया। तीन एडजस्टमेंट किया एक्चुअली हमने, एक जो स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन है, सेकंड डिबेंचर्स, एंड थर्ड मेरा रिटेन अर्निंग्स। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। स्लीक लिमिटेड हैड पेड डिविडेंड ऑफ 10% on its paid up equity share capital out of the balance of retained earnings as on 1st April 2022 for the financial year 21-22. The entire dividend और रिसीव्ड बाय हैमर वाज क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो नॉर्मल हम देखते हैं वैसा ही है, बट ये क्वेश्चन में आईसीआई ने ब्लंडर किया था। लिख क्यों रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स इन द सेंस, हमने अब तक इंड एस 110 में क्या पढ़ा था, जो डिविडेंड है सर, डिविडेंड कौन, सब्सिडरी नॉर्मली क्या करता है, डिक्लेयर करता है। सब्सिडरी जब डिक्लेयर करेगा तो उस केस में क्या होगा, सब्सिडरी डिक्लेयर करेगा और जो अपना होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करता था। हम क्या करते थे, इसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन को क्या एलिमिनेट कर देते थे। जब ओवरऑल ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना है तो क्या क्या, एक सबसे पहले जो डिविडेंड है उसको ऐड बैक करते थे इन स्टेप नंबर 2, यानी क्या, इससे मुझे प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड मिल जाता था, राइट। तो फिर स्टेप 2 में पहला ऐड बैक कर देते थे और उसको एनसीआई में लेस करते थे, और स्टेप नंबर 5 उसमें भी लेस करते थे, राइट। तो ये तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है इंड एस 110 के हिसाब से। बट इसमें क्या किया है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो मुझे रिटेन अर्निंग्स में ऐड बैक करना है, वो तो सही किया है। बट सेकेंड वाला पार्ट जो एनसीआई में से लेस करना है और अदर स्टेप नंबर 5 जो है ना उसमें से लेस करना है, वो नहीं किया है इसमें। इसमें क्या किया है, डायरेक्टली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से जो भी डिविडेंड है उसको लेस कर दिया। अब ये क्यों किया सर, ये तो स्टेप है ही नहीं, मतलब इंड एस 110 के हिसाब से है ही नहीं, बट आईसीआई ने क्या है, हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। इंड एस 110 में ऐसा कोई ये नहीं है, ये एएस में होता था, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े ना उसमें होता था ऐसा। बट यहाँ पे किया है तो अभी कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विल नॉट फॉलो दैट स्टेप 2, ये ठीक है। स्टेप 3 और स्टेप 4 स्टेप 5 इसमें से नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ही प्री में से लेस कर देंगे। वाइल डूइंग समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एज पर द रेजोल्यूशन डेटेड 20th Feb 2023, Sleek Limited had allotted bonus shares of 1 equity share for every 10 shares held out of the general reserve. Accounting effect has not been given. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोनस इक्विटी शेयर्स।
अब जब बोनस शेयर्स देते हैं, बोनस शेयर जब देते हैं, दिस इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यानी क्या सर? कुछ नहीं, हम जो हमारे पास रिजर्व्स है वो रिजर्व्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट? रिजर्व्स है उसको करते हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट। तो इससे क्या होगा, मेरा जर्नल एंट्री कैसा होगा, ये रिजर्व्स अकाउंट डेबिट रिजर्व्स टू इक्विटी हो जाएगा, और जो भी शेयर्स इशू कर रहा है, किसने इशू किया? स्लीक, ठीक है, स्लीक ने इशू किया। स्लीक कौन है? सब्सिडी, सब्सिडी का जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं वो कहाँ पे करेंगे? स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट जाएगा स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे रहेगा? दोनों भी स्टेप नंबर 2 में ही रहेगा। कैसा सर? एक, मेरा जो इक्विटी है, हम वाइल कंप्यूटिंग दैट INA ना, INA कंप्यूट करते समय हम क्या करते हैं, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर उसके बाद अदर रिजर्व्स। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अदर रिजर्व्स लिखता हूँ, प्री एंड पोस्ट करके लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेता हूँ। तो जो अदर रिजर्व्स लिखता हूँ, अदर रिजर्व्स में से जो भी बोनस शेयर है वो लेस हो जाएगा, यानी क्या, डिडक्ट हो जाएगा, और बचा हुआ जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो सब्सिक्वेंट इफेक्ट जो है ना इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा। कितना है देखो, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितना है? पूरा इक्विटी शेयर से 50,000 का, राइट? 50,000 का इक्विटी शेयर्स है, और फॉर एवरी 10 शेयर्स मुझे कितना, एक शेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना शेयर्स मिलेंगे बोनस शेयर? 5,000, ठीक है। और 10 रुपए का इसका नॉमिनल वैल्यू है, तो टोटल मेरे हिसाब से 50,000 का ये आना चाहिए। 50,000 अदर रिजर्व से लेस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल में। बस इसका इतना है, दिस इज न्यू एडजस्टमेंट। मैंने बोनस का समझाया था, बट जो प्रॉब्लम में सॉल्व करने का यही पहला चीज़ है। दिस इज क्लियर? 3-4 एडजस्टमेंट जो भी बताया वो समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ हैमर लिमिटेड इंक्लूडेड अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 lakhs drawn upon Sleek Limited. Out of these bills 50,000 have been discounted with bank. क्या हो रहा है सर, व्हाट इज दिस? ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल तो पता ही होगा, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, कभी किसी को सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है, किसी को नहीं, सिर्फ सब्सिडी को और होल्डिंग को, तब जाके हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ हैमर लिमिटेड। अब हैमर का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, असेट साइड, इंक्लूड्स बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 लाख ड्रॉन अपॉन स्लीक। अब स्लीक के ऊपर कुछ बिल्स ड्रॉ किया था, वो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड है कितना, 2 lakhs का। आउट ऑफ दोज बिल्स 50,000 हैव बीन डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर यहाँ पे देखोगे, हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को मतलब किसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन? यहाँ पे हैमर है और यहाँ पे स्लीक है, राइट? हैमर ने क्या किया, हैमर ने इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, बिल्स ड्रॉन। तो अल्टीमेटली हैमर के लिए क्या हुआ, ये बिल्स रिसीवेबल है, राइट? ये अल्टीमेटली बिल्स रिसीवेबल है। स्लीक के लिए क्या है, ये बिल्स पेएबल। अब इसके असेट में ये इंक्लूडेड है, तो इसके इसमें लाइबिलिटी साइड इंक्लूडेड होगा। इतना तो क्लियर है सर, ये वाला बहुत सिंपल है। अब क्या है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, दिस आर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बरोबर? ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोल के हम एलिमिनेट करते हैं। बट इनकेस समझो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू है 2 lakhs का, बट इस 2 lakhs में से जो हैमर लिमिटेड है, हैमर लिमिटेड ने क्या किया है, हैमर लिमिटेड ने बैंक के साथ 50,000 का डिस्काउंटिंग कर दिया। तो अब लॉजिकली सोचो कि हैमर ने 50,000 का बैंक से डिस्काउंट कर दिया, विच इज द एक्सटर्नल पार्टी। तो अब बचा कितना है मेरे पास बुक्स में, अब बचा है सर मेरे पास 1,50,000। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 है ना, राइट? मेरा जो है ना इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन 1,50,000 ही बचा ना। कैसे सर, ये जो 50,000 है ये ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट हो चुका है। हम एलिमिनेट कब करते हैं, बुक्स में आउटस्टैंडिंग होगा तब जाके एलिमिनेट करते हैं, राइट? तो ये बुक्स में आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,50,000। ये 50,000 का ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट हो गया है, अब आउटस्टैंडिंग इज 1,50,000, तो फिर हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में सिर्फ 1,50,000 का हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1,50,000 का एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है ये एडजस्टमेंट?
दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये कभी आया नहीं है एग्जाम में। तो सोचो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस इमेजिनेशन करो। हैमर है, हैमर ने स्लीक को क्या किया, कुछ बिल्स ड्रॉ किया इन द सेंस कुछ एग्रीमेंट होगा या फिर सेल्स वगैरह होगा, उसके बेसिस पे कुछ बिल्स ड्रॉ किया है, ठीक है। अब बिल्स जब ड्रॉ किया है तो बिल्स रिसीवेबल है असेट साइड, तो हमने बिल जो कौन सा यार चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, डिस्काउंटिंग बिल, क्या बिल्स डिस्काउंटिंग कुछ तो पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या करते हैं, नॉर्मली बैंक से डिस्काउंट कर देते हैं। जब बैंक से डिस्काउंट कर दिया तो मेरे बुक से तो बाहर चला गया ना, जो ट्रेड रिसीवेबल था, जो बिल्स रिसीवेबल था वो बुक से बाहर चला गया। नाउ वो खत्म हो गया, बचा कितना आउटस्टैंडिंग है 1,50,000, तो 1,50,000 को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना भूमि? चलो, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए ना तो मैं बोलता हूँ सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे लास्ट में 30-40 मिनट बचा के आराम से अटेम्प्ट करना चाहिए। चलो देखते हैं आगे, देखिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 हैमर लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम स्लीक लिमिटेड ऑफ 25,000। अच्छा, क्या हो रहा है 22-23 में हैमर लिमिटेड ने क्या किया है, परचेज किया गुड्स फ्रॉम स्लीक, स्लीक से परचेस किया ऑफ 25,000 एट अ सेल प्राइस ऑफ 30,000। अगर यहाँ पे देखोगे 30,000 इसका सेल प्राइस है एंड 25,000 इसका कॉस्ट प्राइस है, तो टोटल मिला के मेरा 5,000 विल बी माई प्रॉफिट। 40% ऑफ दिस गुड्स रिमेन अनसोल्ड ऑन 31st मार्च 2023। अच्छा, ये तो अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है। क्या है ये, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट में एक बार याद कर लो कि क्या करते थे नॉर्मली हम। एक, सबसे पहले हम चेक करते थे वेदर दिस इज अ अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन और डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर वो भी याद नहीं आया तो बस देख लो किसने किसको बेचा है। यहाँ पे किसने किसको बेचा है, स्लीक लिमिटेड, सॉरी हैमर लिमिटेड परचेज्ड बोल रहे हैं, यानी कि स्लीक लिमिटेड हैज सोल्ड गुड्स टू हैमर लिमिटेड, बरोबर। वाई वर्डिंग मुझे वही समझ में आ रहा है। तो ये हैमर स्लीक लिमिटेड इज सब्सिडरी, सब्सिडरी का जो भी एडजस्टमेंट करते हैं दैट इज इन स्टेप नंबर 2, दैट इज INA, स्टेप नंबर 2 में करते हैं ना। और होल्डिंग का जो एडजस्टमेंट करना है मुझे वो स्टेप नंबर 5 में करते हैं। बचा हुआ क्या है, NCI और गुडविल, ये तो हम नॉर्मली कंप्यूटेशन पर्पस के लिए करते हैं, बट मेन जो स्टेप्स है वो स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम INA कंप्यूट करते हैं, जिसमें हमारा सब्सिडरी का जो भी वैल्यू है, जो हमारा सब्सिडरी का जो भी एडजस्टमेंट्स है वो हम उसमें करते हैं स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, जो होल्डिंग कंपनी का जो है क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, वो स्टेप नंबर 5 से करते हैं। तो यहाँ पे जब स्लीक लिमिटेड ने बेचा है हैमर को, तो स्लीक लिमिटेड के बुक्स में, स्लीक लिमिटेड के बुक्स में प्रॉफिट बैठा है, राइट। अब ये प्रॉफिट कितना एलिमिनेट करना चाहिए, वो एक क्वेश्चन है सर। देखो तो 40% ऑफ दीज गुड्स आर रिमेन अनसोल्ड, तो यानी क्या, 40% ऑफ द गुड्स आर आउटस्टैंडिंग स्टिल इन आवर बुक्स। तो उसी का पार्ट, जितना भी पार्ट बचा है उतना ही पार्ट हम क्या करेंगे, हम अनरियलाइज प्रॉफिट में एलिमिनेट कर देंगे। तो 30,000 का जो भी है 30,000, या डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, प्रॉफिट है 5,000, उसका 30% निकालो, कितना 1,500 आता है क्या, 1,500 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब किससे करेंगे सर, यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 2 से कर देंगे इसको। और कब करेंगे, अच्छा कब करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कब करेंगे हम, प्री में करेंगे या पोस्ट में करेंगे, पोस्ट में करेंगे ना यार, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि होल्डिंग एंड सब्सिडी का रिलेशनशिप कब आता है, जब मेरा एक्विजिशन होने के बाद आता है ना, तब जाके हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ही है, तो इसको क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। समझा ये चीज़, कैसा करना है फिर से बताओ। 30,000 इज द सेल प्राइस, 25,000 इज द कॉस्ट प्राइस, 5,000 मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट है। बट इसने किसने, हैमर ने क्या किया है, 60% ऑफ द गुड्स सेल ऑफ कर दिया, सिर्फ 40% ऑफ द गुड्स अब बचा है बुक्स में। तो ये 40% ऑफ द बुक्स क्या करेंगे हम, एक 40% ना 30% किया, सॉरी 40%, तो 2,000 आएगा। ये 40% ऑफ द बुक्स जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करना है फ्रॉम स्टेप नंबर 2। चलो, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। ऑन 1st October 2022 मशीनरी ऑफ स्लीक लिमिटेड वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000 फॉर विच नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अब नॉर्मली हम क्या देखते थे, नॉर्मली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जब भी करते हैं हम, तो उस केस में क्या होता है,
मेरा इंक्रीज देखते हैं, हर बार क्या देते थे, रिवैल्यूएशन गेन देखते थे, बरोबर। यानी क्या, 100 रुपीज़ में प्लांट एंड मशीनरी है, 120 हो गया है, तो 20 रुपीज़ का मेरा क्या है, इज माई रिवैल्यूएशन गेन। बट ये केस में ये ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ोगे, 1 अक्टूबर 2022 मशीनरी ऑफ स्लीक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। यानी क्या, सिंपली ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मशीनरी का वैल्यू है वो 20,000 से ओवर वैल्यू किया था, हमें कम करना है, दैट इज रिवैल्यूएशन लॉस है यहाँ पे। तो फॉर विच नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 10% के रेट से उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब वो जो तामझाम करते हैं ना, कि कंपैरिजन करना है मुझे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, इतना दिख रहा है, यही है क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? ठीक है, देखते हैं। ये जो है, हम जो है 1 अक्टूबर का उसका कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, उसको कंपेयर करते हैं अपना किससे, मेरा जो इससे 1 अक्टूबर। बट यहाँ पे जो है ना, वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिया है। जब मुझे टोटल अमाउंट देते मशीनरी का, तब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा तामझाम करता हूँ। बट यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट 20,000 दिया है, तो उस केस में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली 20,000 ले लो और वो 20,000 लेस कर दो अंडर फेयर वैल्यू, सॉरी, रिवैल्यूएशन लॉस करके, या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करके, और उसके रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है वो भी सेव हो जाएगा, और वो भी हम क्या करेंगे, उसका भी जो है ना डेप्रिसिएशन हम सेविंग्स में डाल देंगे पोस्ट में। ठीक है, ये वाला पार्ट समझा? ये वाला पार्ट, ये क्या है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, सिंपल। 20,000 का जो है ना डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक हम इन लाइन है। चलो आगे देखते हैं। The parent company, that is Hammer, had adopted an accounting policy to measure non-controlling interest. अच्छा, ये non-controlling interest के बारे में बोला है। At fair value, quoted market price applying by Ind AS 103, assume the fair value of per equity of Sleek is 11। ठीक है, स्लीक का क्या है, ये सब्सिडी का दिया 11 है, ऑन द डेट व्हेन द कंट्रोल ऑफ स्लीक वाज एक्वायर्ड बाय हैमर लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन सी द एडजस्टमेंट वंस, फिर उसके बाद हम चालू कर देते हैं। एक बार चार्ज चले जाओ, मतलब ग्रो थ्रू कर लो, ताकि इजी हो जाएगा तुम्हें। साइड में किच पिच को इग्नोर करो, बस एडजस्टमेंट के थ्रू एक बार सिर्फ और सिर्फ अपना नज़र घुमाओ। Once you are done, please let me know. डन, चलो लेट्स सॉल्व। नॉर्मली स्टेप्स तो याद ही होगा। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 इज परचेज कंसिडरेशन, राइट? ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 1 में अगर देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन क्या है। सबसे पहले कितना किया है? पहले 40% किया था ना, यानी कैसे सर? 20,000 इक्विटी शेयर्स, इसमें से 50,000 में से 20,000 किया था। इसका वैल्यू क्या था बताओ? इसका वैल्यू एज ऑन द डेट ने जब एक्वायर किया था वो था 2,40,000। बट 2,40,000 वैल्यू नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 1 अप्रैल 2022 का है। बट स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में हमें क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे है 1 अक्टूबर 2022, राइट? तो 1 अक्टूबर 2022 का फेयर वैल्यू ले लेंगे, बरोबर? तो देख लो कितना कितना शेयर्स था, 20,000 शेयर्स। यहाँ पे लिख के कैंसिल करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हमें लेना नहीं है, ये हमें अमाउंट लेना नहीं है। ये 1 अप्रैल का उसका ये अमाउंट है।
मुझे लेना है 20,000 शेयर्स इन ₹2.11। अब ये 11 कहाँ से आया सर? जो स्लीक लिमिटेड का जो फेयर वैल्यू दिया है अगर देखोगे उसका वैल्यू है ₹11, राइट। 20,000 शेयर्स एक्वायर किया और 11 रुपीज़ जो है ना स्लीक का फेयर वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें आज का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2,20,000 आ गया मुझे, राइट। देन उसके बाद 35%, जिससे मुझे क्या मिला है? कंट्रोल। ये 1 अक्टूबर ना 2022। $17,500 है ना, 17,500, एंड इसका कॉस्ट क्या था? 19,2500। 19,2500। तो टोटल पीसी कितना आता है बताओ? टोटल पीसी, यार मेरे पास कैलसी नहीं है यार। प्लस 19,250, तो ये आ जाएगा 412,500। बराबर है कैलकुलेशन? देखो ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। अब इसका क्या करें सर? इसका जो 2,40,000 था, तो मैंने बताया था कि मुझे फेयर वैल्यू में डीरिकग्नाइज करना होता है। फेयर वैल्यू क्या है? ये वाला। बट उसका कैरिंग अमाउंट क्या था? ये वाला, राइट। तो जो भी डिफरेंस है मुझे क्या करना पड़ेगा? अदर इक्विटी में से लेस करना पड़ेगा, यानी क्या? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स, राइट। कितना था वो? 2,40,000 ना, लेस फेयर वैल्यू, $2,20,000। तो मेरा 20,000 का क्या होगा? मेरा 20,000 का लॉस होगा। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। 20,000 और 20,000, और ये जो अल्टीमेटली ये पीएनएल इज नथिंग बट माय कंसो अदर इक्विटी। तो कंसो अदर इक्विटी में पीएनएल मेरा क्या हो रहा है? नॉर्मली लॉजिकली समझो, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे डेबिट करना पड़ रहा है, लॉस है तो मेरा यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। हाँ, होप सो ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया। डन। तो हम चलते हैं एक और चीज़, मेरा डिबेंचर की तरफ। एक बार डिबेंचर्स भी कर देते हैं ना। कहाँ गया मेरा डिबेंचर्स? ये रहा डिबेंचर्स, राइट। डिबेंचर्स कितनी का था? डिबेंचर्स हैमर्स का, हैमर का कॉस्ट कितना था? हैमर के लिए जो कॉस्ट था दैट वाज 84,000, बट स्लीक का नॉमिनल वैल्यू कितना है? स्लीक का नॉमिनल वैल्यू है 34,000। तो हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ? हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, यानी क्या? हैमर का जो है मुझे ये कैंसिल कर देना है। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, यहाँ पे कंसो एंट्री है ये, जिसमें हम दोनों डिबेंचर्स को कैंसिल कर देंगे, राइट। कैसा सर? हैमर का क्या है? ये असेट है। हैमर का ये क्या है? असेट है। असेट को मुझे कम करना है तो क्या करूँगा? मैं क्रेडिट करूँगा, राइट। स्लीक का क्या है? स्लीक का क्या था? लाइबिलिटी था। स्लीक का लाइबिलिटी मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होगा?
जो इन्वेस्टमेंट है 84,000 में लेस हो जाएगा। स्लीक के बुक्स में कितना है 34,000 का, जो भी डिफरेंस है वो कंसो अदर इक्विटी में लेस कर देंगे। जितना कितना भी आता है, कितना आता है 84,000 माइनस 34,000, तो ये आ जाएगा 50,000 का। 50,000 का कितना है हैमर की बुक्स में, एक मिनट, हैमर के बुक्स में कितना है ये 35,000, सॉरी 34,000 नहीं है, 35,000 है रुपीज 35,000। समझ में आ रहा है ना? डन। अब ये कंसो अदर इक्विटी मेरा स्टेप नंबर 5 में से हम एडजस्ट कर देंगे, स्टेप 5 में से। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं अपना जो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, बस इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। राइट, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सिंपल है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। हैमर के बुक्स में क्या है ये, हैमर के बुक्स में ये ट्रेड रिसीवेबल है। स्लीक के बुक्स में क्या है ये, स्लीक के बुक्स में ये क्या है, ट्रेड पेबल। तो मुझे हैमर का जो असेट है वो कम करना है, एंड जो है स्लीक का जो है वो लाइबिलिटी क्या करना है, कम करना है। तो स्लीक का लाइबिलिटी कम करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड पेबल को डेबिट करूंगा। राइट, 1,50,000 का टू ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये किसके बुक्स में कर रहे हो बोलो तो, यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रहा हूँ, जिसमें ये दोनों जो एंट्री है ट्रांजेक्शन्स कैंसिल हो जाएंगे। ये जो है मेरा स्लीक का जो है ना ट्रेड पेबल कम कर देगा, एंड यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल है ये हैमर का रिसीवेबल कम कर देगा, जिससे मेरा कॉन्ट्रा इफेक्ट आ जाएगा। सिंपल। ये हमने अब ये स्टेप नंबर 1 में देख लिया। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि जो है ना लास्ट लास्ट में जाते हुए ये रह जाता है अपने से प्रॉपरली समझने के लिए, उसके लिए पहले ही बता दिया। चलो लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या है, आइडेंटिफाइबल। कितना मिनट बचा है, 3 मिनट। नेट एसेट्स। अदर इक्विटी कंपोनेंट, इसमें हम प्री एंड पोस्ट करते हैं। राइट, चलो देखते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सर अगर देखोगे यहाँ पे प्री वाला लिखा था ना कुछ, तो द रिटेन अर्निंग्स ऑफ स्लीक हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वॉज 50,000। जनरल रिजर्व का कितना है 50,000। हाँ, एक और चीज़ बता दो यहाँ पे, तुम प्री में क्या कर सकते हो, प्री में ऐसा भी कर सकते हो, प्री में यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख सकते हो, यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स लिख सकते हो, और अलग अलग कॉलम में एडजस्टमेंट कर सकते हो। जनरल रिजर्व का यहाँ पे बैलेंस आएगा, रिजर्व रिटेन अर्निंग्स का यहाँ पे बैलेंस आएगा, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो रिटेन अर्निंग्स के कॉलम होगा। ये नॉर्मली हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था मैसेज करके, कुछ कोई दूसरा फैकल्टी का बुक बेच के, कि सर ऐसा दूसरे फैकल्टीज़ करते हैं, आप कैसे कर रहे हो, आप अलग तरीके से कर रहे हो। देखो जैसा भी करो, सिंपल है, हमें आईएनए निकालना है। राइट, और उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है और बांटना है। भले ही कॉलम करके करूँ या फिर मैं डायरेक्टली करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो प्री एंड पोस्ट में जाना चाहिए वो प्री एंड पोस्ट में ही जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स, क्यों, क्योंकि तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। राइट, तुम्हें अगर चाहिए तो कॉलम्स में कर सकते हो, जनरल रिजर्व ऐसा करो और यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स लिख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस लिख के यहाँ पे इसका बैलेंस और यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस, वैसे वैसे करते जा सकते हो। राइट, चलो देखते हैं आगे कितना, ये 50,000 ना, एंड मेरा आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स।
रिटेन अर्निंग्स कितना है? 75,000 का, राइट? चलो ये तो प्री हो गया, पोस्ट वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा ना। पोस्ट वाला पार्ट कितना है? कहाँ दिया है क्या? यहाँ पे दिया है, देखो, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स मुझे तो स्लीक और इसका जनरल रिजर्व स्लीक का ही लेना है। स्लीक का अगर देखोगे जनरल रिजर्व 1,25,000, पहले कितना था? 1,25,000 माइनस ओपनिंग द 50,000 का, तो 75,000 जाएगा पोस्ट में, राइट? ये कैसा किया? 1,25,000 मेरा बैलेंस शीट में दिख रहा है, प्री में कितना डाला है? 50,000, तो 50,000 प्री में से लेस कर दिया। रिटेन अर्निंग्स का सिमिलर वे में 2,50,000 है, 2,50,000 में से मेरा 75,000 लेस कर दो, तो जो भी आएगा 1,75,000 का, वो पूरा का पूरा कहाँ पे जाएगा? पोस्ट में जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 75,000 एंड ये 1,75,000। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया है। वेरी वेरी सिंपल, राइट? सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या करते हैं? पहले एडजस्टमेंट वो करते हैं, क्योंकि एक ही मिनट बचा है, न्यू सेशन में मिलता है भूमि। कहाँ पर थे हम? रिटेन अर्निंग्स। देन सबसे पहले अपने जो नॉर्मली स्टेप नंबर 2 में फर्स्ट एडजस्टमेंट हम कौन से करते हैं? वो है डिविडेंड का। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट जो टाइम एडजस्टमेंट करना होता है वो बिफोर डिविडेंड का होना, तो फिर इस केस में हम डिविडेंड एलिमिनेट करने लिए पहले डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट करते हैं। तो डिविडेंड ऐड कर देंगे। डिविडेंड कितना है बताओ? 10% डिक्लेयर किया ना, 5 लैक्स के ऊपर 10% कितना आएगा? 50,000, तो 50,000 ऐड बैक कर लो। तो मेरा इससे मुझे क्या आ जाएगा? इससे मुझे आ जाएगा प्री एक्विजिशन का जो बिफोर डिविडेंड मेरा जो भी प्रॉफिट है, या रिजर्व्स बिफोर डिविडेंड, तो कितना आएगा बताओ? 50,000 प्लस 75,000, प्री वाला 1,25,000 एंड पोस्ट वाला आ जाएगा 75,000 प्लस 1,75,000 प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा 3 लैक्स, राइट? अब क्योंकि मेरा जो एक्विजिशन डेट है वो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च जो है वो मेरा पोस्ट पीरियड है, एंड 1 अप्रैल से लेके टू 31, सॉरी 31 नहीं, 30 सितंबर आएगा ना, ये मेरा पोस्ट पीरियड है, सॉरी प्री पीरियड है। प्री एंड पोस्ट अलग है ना, क्यों? क्योंकि एक्विजिशन डेट इज मिड ऑफ द ईयर। ये यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ कि एक्विजिशन डेट क्या है मेरा? डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम एडजस्टमेंट, यानी क्या, पूरे साल में जो भी प्रॉफिट कमाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे बांटना पड़ेगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो वही करेंगे हम, आ जाओ। देखो 30 नहीं, 3 लाख इंटू 6/12 अगर देखोगे तो ये आएगा 1,50,000 एंड ये भी आएगा 1,50,000। तो इससे मेरा क्या होगा? मेरा प्री में से 1,50,000 हट के पोस्ट में आ जाएगा, सॉरी पोस्ट में से 1,50,000 हट के प्री में आ जाएगा, ठीक है? चलो देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2,75,000, 2,75,000 और ये हो जाएगा 1,50,000। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला चीज़ है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, क्या है वो? हम नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली हम जो डिविडेंड है वो डिविडेंड को मेरा एनसीआई स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 5 में से लेस कर देते हैं, एनसीआई का पोर्शन एनसीआई में से, और स्टेप नंबर 5 जो है ना, जो पेरेंट का पोर्शन पेरेंट में से लेस कर देते हैं। नॉर्मली यही करते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50,000 जो पोस्ट का है, आईसीएआई ने क्या किया है? इसको यहाँ से लेस किया है, दैट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड करके। जो ऐसे नाम का चीज़ है नहीं इंडिया 110 में, बट ये क्वेश्चन अगर फिर से एग्जाम में आता है तो ध्यान में रखना, ऐसा करना है करके, ठीक है? तो 50,000 यहाँ से क्या कर दिया? लेस कर दिया है।
तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे जो भी अमाउंट है 1,50,000 तो पोस्ट वाला रहेगा एंड 2,75,000 माइनस 50,000 ये आ जाएगा 225,000। इतना पार्ट मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, बोलो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ कि रट्टा मार लो, कुछ नहीं कर सकते ना, रट्टा मार लो। ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है ना एग्जाम में, तो नॉर्मली हमें जो है ना अपना नॉर्मल स्टेप सॉल्व करना है, सिंपल वही है अपना स्टैंडर्ड वे ऑफ सॉल्विंग। क्यों, क्योंकि इंड एस 110 में वही बताया है कि वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम एनसीआई एंड स्टेप नंबर 5। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा किया है, बताने क्या लॉजिक है, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, ऐसे ही नहीं किया है, तो उसके लिए हम भी कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब चलते हैं हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में। अब चलते हैं, नहीं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के पहले और कुछ है क्या। मेरा डिबेंचर्स वाला पार्ट खत्म कर दिया मैंने, हैमर वाला इक्विटी शेयर्स खत्म कर दिया। ओके ओके ओके, अच्छा बोनस वाला है ना, देख लो बोनस वाला क्या करना है। बोनस में कुछ नहीं करना है, यहाँ से मेरा क्या होगा, बोनस विल बी रिड्यूस। अब बोनस कब दिया है वो बताया क्या, 28 Feb 2023 स्लीक लिमिटेड हैज अलॉटेड बोनस शेयर्स ऑफ 1 पर इक्विटी शेयर फॉर 10 हेल्ड आउट जनरल रिजर्व। इसका हमने कंप्यूट किया 50,000 है, तो 50,000 लेस कर दो। ठीक है, 50,000 लेस कर देंगे, और ये जो 50,000 का जो सेकेंड इफेक्ट है वो इक्विटी शेयर्स में आएगा, वो करेंगे हम। देन कम्स दी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। अगर याद होगा तो मैंने बताया था रिवैल्यूएशन लॉस 20,000 का हुआ है। अब इसके अगेंस्ट मुझे क्या लेना पड़ेगा, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, राइट, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। कितना है सर सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, अगर देखोगे तो 20,000 का मेरा यहाँ पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, 6 महीने में क्या था, इनटू 10% का मेरा जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या किया मैंने, फिर से समझाता हूँ। 20,000 का मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, राइट। फिर 6 महीना, क्यों, क्योंकि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन इज मिड ऑफ द ईयर, तो मिड ऑफ द ईयर है, तो 6/12 आ जाएगा, इंटू 10% उसका डेप्रिसिएशन रेट है। तो ऐसा करोगे तो देख लो एक बार कितना आएगा, 20,000 इंटू 6 बाई, अरे यार 20,000 इंटू 6, 10,000, अच्छा 1,000 रुपये ही आएगा ना, 1,000 रुपीज़ मेरा सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ तक। चलो एक और पार्ट भी है हमें करना, क्या है सर, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट याद है ना, क्यों अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लीक लिमिटेड ने सेल किया है हैमर लिमिटेड को, और स्लीक लिमिटेड के बुक्स में जो है ना प्रॉफिट बैठा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, स्लीक्स का जो बुक्स है उसमें से लेस करना पड़ेगा। स्लीक्स का बुक्स कहाँ पर है, स्टेप नंबर 2, उसमें से ही करेंगे। कितना था, 30,000 उसका सेल प्राइस था, 25,000 उसका क्या था सर, उसका ये था कॉस्ट प्राइस। तो सिर्फ और सिर्फ 40% अभी पेंडिंग है, राइट, 40% अभी मार्केट उसके बुक्स में आउटस्टैंडिंग है, तो ये 40% को हमें लेस करना है। तो आई गेस ये आ जाएगा 2,000, तो 2,000 हम यहाँ से लेस कर देंगे। देख लो अभी एक बार कितना आ रहा है, एक मिनट, ये लाइन बहुत शैबी दिख रहा है ना, अच्छे से करता हूँ। चलो देखो कितना आ रहा है, कंप्यूटेशन कर लो, 2,25,000 माइनस 50,000 मेरा बोनस का,
-20,000 मेरा रिवैल्यूएशन लॉस, 1,55,000 मेरा अदर रिजर्व्स का आ गया है, राइट, जो अदर इक्विटी है उसका आ गया, एंड 1,50,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000 जो है 1,49,000 मेरा यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन वाला आ गया है। तो 1,49,000 को हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 1,49,000 को हम बांट देंगे बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई, पेरेंट एंड एनसीआई। पेरेंट का कितना परसेंट है, टोटल आएगा 75% है, एंड एनसीआई का कितना है 25%। तो इसका कंप्यूटेशन कर लो, 1,49,000 का यहाँ पे 75% अगर करोगे, 1,49,000 इंटू 75% करोगे तो ये आ जाएगा 1,11,750, राइट, 1,11,750। और यहाँ पे एनसीआई का करोगे तो ये आ जाएगा 3,750। अच्छा सर, एक और भी चीज़ करना है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल आईएनए निकालना है। क्या, टोटल आईएनए, दैट इज टोटल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। वो कैसा आता है, वो इक्विटी शेयर्स प्लस अदर इक्विटी ऐड करने से आएगा ना। क्या इक्विटी शेयर है मेरे पास, यस सर, 5 लाख का इक्विटी है, प्लस इसमें क्या होगा, बोनस भी ऐड होगा, राइट, बोनस वहां पे से लेस किया था ना हमने, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, प्लस अदर रिजर्व्स मेरा 155,000, हाँ 000, 5 लैक्स प्लस 50,000 प्लस 1,55,000, कितना आएगा ये आ जाएगा 7,05,000। ये मेरा नेट एसेट्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है, एकदम एकदम पानी के जैसा क्लियर। देख लो, अदर इक्विटी है, जनरल रिजर्व्स हमने ले लिया, पहले एडजस्टमेंट क्या होगा, डिविडेंड, डिविडेंड का मैंने एडजस्टमेंट ले लिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट एडजस्टमेंट करना है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना बिटवीन ऑफ द ईयर ये है, एक्विजिशन डेट इज इन बिटवीन, तो उसका भी एडजस्टमेंट कर लिया, फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहाँ से लेस किया, जो होना नहीं चाहिए था बट कर लिया क्योंकि आईसीआई बोल रहा है। देन उसके बाद बोनस का यहाँ पे से लेस कर दिया प्रीमियम से, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया, उससे मुझे मिल गया सब कुछ। समझ में आ गया ना, बताओ, अगर ये समझ में आ गया फिर विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3, एंड आई सजेस्ट साथ साथ में सॉल्व करते रहना, तो फिर जब सॉल्व करोगे ना यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देख के सब आता है लग रहा है मुझे, नॉर्मली कैसा लगता है ना, सीए फाइनल स्टूडेंट्स को देख के ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा है, बट जब सॉल्व करने बैठते तब दिक्कत होता है। तो उसके लिए जब सॉल्व मतलब साथ साथ में सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा। तो नॉर्मली व्हाट वी डू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दो डेट में, एक डेट ऑफ एक्विजिशन और एक सीएफएस के लिए, राइट। तो डेट ऑफ एक्विजिशन का कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है, क्या, एनसीआई विल बी कंप्यूटेड, एनसीआई वाला जो है ना पार्ट, वो कहाँ से कैसा होगा, फेयर वैल्यू, और उसका मुझे प्राइस भी दिया है कितना, फेयर वैल्यू। तो कितना शेयर से एनसीआई का वो कंप्यूट करना पड़ेगा ना, 5,000 शेयर्स टोटल है, सॉरी 5,000 नहीं 50,000। इसमें से अगर देखोगे तो कितना शेयर है अपने पास, अपने पास है टोटल शेयर्स ऑफ 20 प्लस 37,500 होना चाहिए ना, हाँ टोटल 37,500 है, इसको 50,000 में से लेस करो तो 12,500 उनके पास है। ये है 12,500, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, देखो या तो ये से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 50,000 शेयर्स इंटू 25% भी कर सकते हो, जो भी आएगा कितना आएगा 12,500 शेयर्स इंटू ₹11 उसका फेयर वैल्यू है दिया है मुझे, तो इंटू 11 रुपीज़ करो तो 1,37,500 आ जाएगा। मेरा एनसीआई एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1,35,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये गुडविल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करेंगे हम। इफ़ यू गो फर्दर यहाँ पे, तो यहाँ पे गुडविल सीएफएस के लिए कैसे कंप्यूटेशन करेंगे देख लो एक बार। सीएफएस के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन वाला ले लेंगे जो 1,37,500 है, इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट,
इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? 37,500 था क्या? हाँ 37,500। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे। ये आना चाहिए 37,250, राइट? यही आना चाहिए ना। 1,49,000 इंटू 25%, 37,250 बराबर। ये आ जाएगा 37,250। तो ईयर एंड का मेरा गुडविल यहाँ पे आ जाएगा 37,250, 13,7500, राइट? तो ये आ जाएगा 17,4750। ये मेरा ईयर एंड का गुडविल है। क्या स्टेप नंबर 3 इज क्लियर? क्या किया सर यहाँ पे? 50,000 शेयर्स इंटू 25%, जो मेरा 50,000 शेयर्स था उसका NCI का 25% है, वो मैंने कंप्यूट कर लिया। 11 रुपीज़ इज द फेयर वैल्यू ऑफ द सब्सिडी का शेयर। तो उससे मेरा गुडविल के लिए जो भी NCI चाहिए वो मिल गया। देन उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन वाला ये है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दिया तो फिर मुझे मिल गया पोस्ट एक्विजिशन जो भी है NCI। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा है गया स्टेप नंबर 4 विच इज गुडविल और मेरा बार्गेन परचेस है ना। गुडविल या बार्गेन परचेस कैसे कंप्यूट करते बोलो? मेरा पीसी ले लेंगे। पीसी कितना है? पीसी इज 41,250, 41,2500। ऐड कर लेंगे NCI। NCI मेरा गुडविल के लिए कितना है? ध्यान रखना ये डेट ऑफ एक्विजिशन का लेना चाहिए, 137500। इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स लेस कर दो। कितना है नेट एसेट्स? नेट एसेट्स हमने कंप्यूट किया है 705,000। ठीक है, 705,000। अच्छा सर, यहाँ पे एक और भी चीज़ आएगा ना, क्या आएगा? याद है हम स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में हमने स्पेसिफिकली कौन सा स्टेप किया था? गुडविल वाला। इसमें क्या करते थे? पीसी प्लस NCI। अगर ध्यान रहेगा आपको, इसमें एक और भी चीज करते थे, हम ऐड करते थे प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स। क्या करते थे? प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली भूल सकते हैं, राइट? तो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स ले लेते थे। कितना आएगा प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स? मेरा फेयर वैल्यू आ जाएगा 2,20,000, राइट? समझ में आया क्या किया मैंने? कुछ नहीं। मेरा गुडविल कंप्यूटेशन का जो पार्ट है वो कैसे करते हैं? पीसी ले लेते हैं, देन उसमें ऐड करेंगे NCI, उसमें लेस कर देते हैं डायरेक्टली मेरा नेट एसेट्स। बट यहाँ पे बीइंग दिस अ स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन, तो प्रीवियसली जो भी हेल्ड इक्विटी शेयर्स है उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उसके बेसिस में मेरा गुडविल कंप्यूट होगा। ये क्यों ऐड करते हैं सर? लॉजिकली सोचो तो मेरा प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स ये नहीं लेता हूं मैं, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगा, यानी क्या रॉन्ग गुडविल कंप्यूट होगा। जो भी गुडविल है बार्गेन परचेस है। तो यहाँ पे कंप्यूट कर लो, मुझे कितना आएगा बताओ? जस्ट अ मिनट। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे रखो, अभी जो पे किया 35% उसका लेना है 19,500। यानी सर नहीं समझा, आ जाओ बताता हूँ मैं क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना 35% अभी जो पे कर रहा हूँ 19,2500 वो मेरा पीसी बन गया। आज के दिन का परचेस कंसिडरेशन है जब मैं एक्वायर कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट तो हम पीसी में ले लिया और प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स वो भी ले लेंगे। तो टोटल यहाँ पे करके देख लो अभी कितना आएगा बताओ? 19,2500। या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हो बट अलग अलग बाइफर्केशन अच्छा होता है। 19,2500 प्लस 37,500 2200 माइनस 705,000। तो ये क्या होगा? ये होगा 1,55,000 का मेरा यहाँ पे ये आ रहा है बार्गेन परचेस। ठीक है, फिर से समझाओ एक बार। देखो गुडविल एंड बार्गेन परचेस करना है जिसमें सबसे पहले पीसी लेना है।
अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि मैंने भी गलती लिख दिया था। यहाँ पे टोटल नहीं लिखना है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन में जो कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जो डेट ऑफ एक्विजिशन में कंसिडरेशन जो ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडरेशन कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 192500 का हम कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। वो कोई भी तरीके से हो, परचेज कंसिडरेशन जब हम कंट्रोल आएगा, जब दे देते हैं उसको पीसी बोलते हैं, तो पीसी ये आएगा 192500, ठीक है। उसके बदले में एडिशनली प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स है वो भी आना चाहिए, जो 2,20,000 है, जो मेरा फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है। ये दोनों ले लिया, और एनसीआर तो हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं, तो वो लेस कर दो, मेरा नेट एसेट लेस कर दो, तो मेरा यहाँ पे बार्गेन परचेस आ रहा है विच इज 1,55,000। देख लो एक बार कंप्यूटेशन, एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल में कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेट कर रहा हूँ। सही है ना? चलो ये पार्ट समझा, पीसी वाला पार्ट, जिसमें हम कंप्यूटेशन कैसे करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 दैट इज कंसो अदर इक्विटी। अब कंसो अदर इक्विटी में कैसे करना है, सबसे पहले जो पेरेंट है उसका तो ले लेंगे हम, पेरेंट का जो है GR एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना है 2,03,50,000, 2,03,50,000, 2 lakhs एंड ये आएगा 3,50,000। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे विच वॉज 1,11,750, बराबर 1,11,750, यस। फिर उसके बाद और क्या करेंगे सर, यहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा तो सबसे पहले वाले स्टेप में, अगर पहले वाले स्टेप में देखोगे तो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स का 20,000 का लॉस था, वो 20,000 का लॉस भी मुझे लेस करना है ना। प्रीवियसली इक्विटी शेयर्स का लॉस विच वॉज 20,000, तो 20,000 लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कम हो रहा है। चलो आगे बढ़े, फिर और क्या आएगा सर, फिर क्या आएगा, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का याद है, डिबेंचर्स का क्या क्या था, हमने स्टेप सॉल्व किया था ना। डिबेंचर्स में क्या हो रहा था, यहाँ पे कंसो अदर इक्विटी 49,000 का मेरा लॉस था, वो भी लेस कर देंगे, विच वॉज 49,000। अच्छा सर ये तो क्लियर है यहाँ तक, और कोई भी एडजस्टमेंट देखा एक बार देख लेते हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया, ओवर वैल्यू वाला हो गया, मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हम बैलेंस शीट में कर देंगे डायरेक्टली, फिर उसके बाद बोनस हो गया, फिर पेड अप शेयर कैपिटल भी हो गया ना, इक्विटी वाला डिविडेंड वाला। फिर उसके बाद क्या है, और कुछ बचा ही नहीं है, बट एक और चीज़ यहाँ पे आएगा, कौन सा है सर, वो गुडविल। गुडविल वाला पार्ट, गुडविल वाला पार्ट नहीं, ये बार्गेन परचेज जो है दिस विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अदर इक्विटी में ऐड कर देंगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। क्या है ये, बार्गेन परचेस, कितना आ रहा है 1,55,000। अब यहाँ पे 1,55,000 ऐड करेंगे या लेस करेंगे, बस इतना लॉजिक लगाओ, क्या मेरा कैपिटल रिजर्व में कब जाएगा, वो क्रेडिट बैलेंस होके जाएगा, बराबर, वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होके जाएगा, तो इससे मेरा क्या है, मेरा अदर रिजर्व्स बढ़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो कितना आता है, 2 lakhs, 3,50,000, 1,11,750, माइनस कर दो इसमें से 20,000 ना, माइनस कर दो 49,000, माइनस करोगे नहीं प्लस करोगे 1,55,000, तो ये आ जाएगा 74
747750। ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो एक बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल रिजर्व वाला। और ये दो तो याद रखने वाली चीज़ था, उसके लिए मैंने स्टेप नंबर 1 में ही सॉल्व करवाया था, क्योंकि याद रहेगा, बाद में आके ये भूल जाते हैं। बस क्या करना है, बस पेपर ले लो सिंपली और उठा के सॉल्व करते चलो। ऐसे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा जो भी करना है स्टेप्स वगैरह पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो 5 स्टेप हमने 80% ऑफ द प्रॉब्लम खत्म किया है, अब सिर्फ बैलेंस शीट बचा है। फटाफट फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं, है ना? यस और नो बोलो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड एज ऑन 31st March 2023। और यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। यूट्यूब वालों अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो, पर्टिकुलर्स और पहले क्या आएगा, असेट्स, राइट? असेट्स, असेट्स में सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट असेट। नॉन करंट एसेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि फटाफट खत्म करना है। तो पहले आएगा पीपीई। पीपीई अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर पीपीई देखोगे, प्लांट एंड जो है प्लांट एंड मशीनरी, और ये तो डायरेक्टली बैलेंस ही ले सकते हैं, 6 लाख एंड 3,25,000, ये तो ले ही लेते हैं। 6 लाख 6 लाख 6 लाख इतना एंड प्लस 3,25,000 ले ही लेते हैं। इसमें से अगर देखोगे तो 20,000 का मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था, राइट? एंड 1,000 रुपीज़ का सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन था। 6,25,000 वहाँ से ले लिया, 20,000 का जो है ना जो है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था उसको लेस कर देंगे, और 1,000 रुपीज़ का मेरा सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन है। अगर ये देखोगे तो 6 लाख प्लस 3,25,000 माइनस 20,000 प्लस 1,000, तो ये आ जाएगा 90600। ठीक है, देन उसके बाद मेरा इनटेंजिबल्स आएगा। इनटेंजिबल इज नथिंग बट माई गुडविल, राइट? यहाँ पे गुडविल है क्या? नहीं है सर, बट कहाँ से आएगा गुडविल, क्वेश्चन में दिया है मुझे। ये देखो गुडविल अगर देखोगे यहाँ पे 1,25,000 और 75,000, देखो कितना आता है, 1,75,000 प्लस कितना था वो, 75,000, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल 2 लाख। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेरा इन्वेस्टमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे ऊपर जाके, इन्वेस्टमेंट देख लो, 6,25,000 है, कहाँ गया मेरा, हाँ 6,25,000 है, प्लस 1,25,000 भी ले लेंगे यहाँ पे। क्यों सर? क्योंकि ये जो है ना स्लीक का इन्वेस्टमेंट भी है ना, इसको भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ पे दिया नहीं होता है, यहाँ पे दिया है तो ले लेंगे हम। अब यह 6,25,000 में से अगर देखोगे हम एलिमिनेट कितना करेंगे, सिर्फ हम एलिमिनेट सिर्फ 4,12,500 का ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा इतना ही पीसी होल्डिंग है, मेरा पीसी इतना ही है, तो इतना ही एलिमिनेट करूंगा ना मैं, बाकी हुआ जो है ना वो मेरे बैलेंस शीट में आएगा। तो 6,25,000 प्लस कितना था 1,25,000 माइनस कितना 1 लाख 4,12,500। ठीक है, अब क्या है एडिशनली अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट में लॉस भी था 20,000 का, तो वो 20,000 का लॉस भी लेस करेंगे, राइट?
और उसके बाद मेरा डिबेंचर्स का लॉस भी था, यानी डिबेंचर्स मुझे लेस करना है ना। अगर देखो कि इन्वेस्टमेंट में ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का बाइफर्केशन दिया है कि नीचे नहीं दिया है। अब ये इन्वेस्टमेंट में अगर देखोगे, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स भी है, यहाँ पे डिबेंचर्स भी है, राइट। दिस इज अ कंसोलिडेटेड इक्विटी, सॉरी कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे डिबेंचर्स भी है, इक्विटी भी है। तो इक्विटी वाला पार्ट 4,12,500 वो एलिमिनेट कर दिया हमने। देन डिबेंचर्स वाला पार्ट भी 84,000 का एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो वो भी एलिमिनेट कर लेंगे 84,000 का। तो 84,000 का वो भी एलिमिनेट करेंगे। तो देख लो कितना आता है, 6,25,000। मेरे हिसाब से टोटल पूरा आना चाहिए 2,3,3,5,000 000 नहीं 00। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एक बार फिर से बता दूं मैं क्या किया हमने। 6,25,000 इन्वेस्टमेंट था, 1,25,000 स्लीक का था, 4,12,500 किसका था, ये पीसी था मेरा। तो पीसी एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो तो एलिमिनेट कर दिया। 20,000 का प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर है ना, उसमें लॉस था, वो लेस कर दिया। और 84,000 का जो डिबेंचर्स है वो लेस कर दिया। तो फिर मेरे यहाँ पे आ गया 2,3,3,500 का। अगर यहाँ पे चाहो तो डिबेंचर्स लिख सकते हो, डिबेंचर्स और प्रीवियसली हेल्ड। यहाँ पे नॉर्मली एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। चलो ये क्लियर है ये वाला पार्ट। देन विल मूव फर्दर, क्योंकि अपने पास कम टाइम है। देन आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज में कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस, वो जो है ना अनरियलाइज प्रॉफिट, वो वाला। तो 1,25,000 एंड 1,60,000। पहले आएगा इन्वेंट्रीज 1,25,000 प्लस 1,60,000, और इसमें से 2,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो देखो कितना आता है, 1,25,000 प्लस 1,60,000 माइनस 2,000, तो ये आ जाएगा 2,83,000। ये जो है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा मेरा फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में अगर देखोगे तो 3,25,000 और 2,90,000 और 1,50,000 जो है वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, याद होगा। तो 3,25,000 और 2,90,000, 3,25,000 प्लस 2,90,000 माइनस 1,50,000 मेरा जो है ना ये इंटर कंपनी है। हाँ, तो देख लो कितना आता है, 3,25,000 प्लस 2,90,000 माइनस 1,50,000, तो ये आएगा 4,65,000। ठीक है, देन आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देख लेते हैं कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वन लाख 50 और 3,50,000, तो मेरे हिसाब से कितना 5 लाख आना चाहिए। ये आएगा 5 लाख का, 1,50,000 एंड ये आ जाएगा 3,50,000। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। मेरा जो है ना असेट साइड खत्म हो गया है। इफ़ यू सी असेट साइड का कैलकुलेशन खत्म हो गया है। देन वी गो टू लाइबिलिटी साइड। हम कैलकुलेशन करेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं। इसमें पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल याद रहेगा 5 लाख नहीं सॉरी, अपना क्या था, कितना था होल्डिंग का, होल्डिंग का कितना था, देखोगे होल्डिंग का
तो 10 लाख था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है सर बोनस, बोनस तो ना स्लीक अपने शेयर होल्डर्स को दिया ना, स्लीक का वहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट हो गया। स्लीक का जो है ना इक्विटी शेयर कैपिटल से हट के, सॉरी अदर रिजर्व से हट के इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम होल्डिंग कंपनी का ले लेंगे। होल्डिंग कंपनी का कितना है, 10 लाख। ठीक है, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी हमने कंप्यूट कर लिया है सर, कितना है 747750, 747750। ठीक है, देन आता है नॉन करंट असेट, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है देख लो एक बार, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है। मेरा है फाइनेंशियल बोरिंग्स, अच्छा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में बोरिंग्स है कितना, 1 लाख का। यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, जिसमें आएगा ये बोरिंग्स, बोरिंग्स नहीं आएगा ये, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आना चाहिए, डायरेक्टली बोरिंग्स लिख लेते हैं एक बार। कितना है 1 लाख का। इसमें से मेरा यहाँ पे 35,000 का जो मेरा डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स तो जो है ना लाइबिलिटी था, तो 1 लाख का मेरा क्या है जो है बोरिंग्स है, उसमें से 35,000 का डिबेंचर्स लेस हो जाएगा। तो कितना आएगा देखो, 1 लाख माइनस 35,000 विच विल बी 65,000। अब यहाँ से क्यों लेस किया सर, वो एक क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो यहाँ पे अगर देखोगे बोरिंग्स लिखा है 8% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख, दिख रहा है क्यों लेस किया है, बोरिंग्स के अंडर है डिबेंचर्स, उसके लिए मैंने लेस किया, विच विल बी 65,000। डन, सिंपल। चलो देन आगे देखे तो मेरा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, करंट लाइबिलिटी पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड पेबल है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देख लो 1,50,000 राइट, ये आ जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जिसमें हम क्या करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 लाख प्लस 50,000, तो ये आ जाएगा 1,50,000 राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा ट्रेड पेबल, विच वॉज 3 lakhs प्लस 3 lakhs माइनस 1,50,000, ठीक है। तो 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000। क्या यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस किया क्या, देख के बताओ फटाफट, 1 मिनट बचा है। ये जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक याद नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैंने जितने भी सॉल्व करवाया अच्छे से, फिर भी एक बार देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ पे सर एनसीआई भूल गए, याद है क्या, एनसीआई भी लिखना होता है ना, तो एनसीआई भूल गए, तो एनसीआई कितना है 174,750, 174,750, 174,750, ठीक है। एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें देख 10 मिनट में हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं टैली हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या करना है, टोटल टोटल असेट्स कंप्यूट कर लो एक बार, कितना आता है 906,000 233,500 प्लस 2,83,000 प्लस 4,65,000 प्लस 5 lakhs,
तो ये आ जाएगा 2587500, राइट। देन उसके बाद लाइबिलिटी साइड देख लो, 10 lakhs 74777474750 प्लस 174750 प्लस 6,50,000 6,65,000 सॉरी, प्लस आ जाएगा ये 1,50,000 प्लस 4,50,000, ये आ रहा है 2587500, वही है ना ऊपर भी, यस। टैली हो गया। ये नवंबर 23 का क्वेश्चन था। एक बार आराम से मैं बताता हूँ, एक 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहले ये जो है ना बिल्स रिसीवेबल है करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बिल्स रिसीवेबल में हम कभी भी कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, अगर वो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस चला गया, यानी आउटसाइड ऑफ द एंटिटीज चला गया, जो सब्सिडी एंड होल्डिंग है, तो वो वाला पार्ट छोड़ के बचा हुआ पार्ट हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। दैट इज 1,50,000। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 lakhs का इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन था, 50,000 का डिस्काउंट कर दिया था, तो फिर 1,50,000 का हम एलिमिनेट करेंगे। तो कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ऐसा ही करेंगे। कैसा, अगर बाहर चला गया बिजनेस के, जितना आउटस्टैंडिंग है मेरे बुक्स में उतना ही एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने पीसी ले लिया। पीसी में क्या है, पीसी में पहले तो यहाँ पे 1 अक्टूबर जो भी आया है 1 अक्टूबर का, ये 1,92,000, दिस इज द एक्चुअल पीसी, दिस इज एक्चुअल पीसी। और बचा हुआ है ये प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर से, उसको क्या करते हैं, नॉर्मली हम इंक्लूड कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टोटल पीसी, कितना हमने पे किया अब तक वो कंप्यूट करना है। तो 4,12,500 वो आ गया। अब यहाँ पे 2,40,000 नहीं लेना है, क्योंकि 2,40,000 जो है वो दैट इज कैरिंग अमाउंट। द कैरिंग अमाउंट से मुझे फेयर वैल्यू तक आना है, और जो भी डिफरेंस है वो मेरा क्या है, या लॉस ये रहेगा या तो प्रॉफिट रहेगा, उसको मैं कंसो अदर इक्विटी में से लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इन्वेस्टमेंट टू सॉरी पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, तो अल्टीमेटली ये जो है ना इन्वेस्टमेंट में से लेस हो जाएगा 20,000। चलो फिर देन डिबेंचर्स कैंसिल कर दिया। डिबेंचर्स जो है स्लीक लिमिटेड का 35,000 था एंड हैमर का 84,000 कॉस्ट था। तो अल्टीमेटली मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो डिबेंचर्स है इंटर कंपनी का वो कैंसिल करना है। तो 84,000 हैमर में था, 35,000 स्लीक में था, तो 35,000 तो डेबिट कर देंगे, जो मेरा लाइबिलिटी कम कर देगा। 84,000 मेरा इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। जो भी डिफरेंस है दैट इज लॉस ऑन डिबेंचर्स, सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स 49,000 जो है ना वो अदर इक्विटी में मैं एडजस्ट कर लूंगा। ट्रेड बिल्स रिसीवेबल वही सेम था। देन उसके बाद आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में से ये वाला जो पार्ट है वो मैंने बैलेंस शीट से ले लिया। तो पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा डिविडेंड, डिविडेंड ऐड कर लिया। फिर उसके बाद डिविडेंड ऐड करने के बाद मुझे प्रॉफिट मिल गया, मतलब रिजर्व्स मिल गया बिफोर डिविडेंड, और वो रिजर्व्स को मैंने बांट दिया बिटवीन प्री एंड पोस्ट बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मंथ्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, कितना मंथ्स है उसके बेसिस में ये आ गया। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है पता है क्या, डिविडेंड जो है ना यहाँ से लेस किया, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, आईसीआई ने किया तो फिर हमने भी कर लिया। ठीक है, बोनस, बोनस वाला पार्ट लेस कर दिया। फिर उसके बाद बोनस वाला तो एक यहाँ से लेस होगा, दूसरा इक्विटी शेयर्स में ऐड हो जाएगा। देन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर लिया, और उसके ऊपर का जो सेविंग्स है वो ले लिया। देन उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट भी हमने लेस कर दिया, जिसके बेसिस में मुझे क्या मिल गया सर, मुझे आईएनए मिल गया। और उसके बाद प्री एंड पोस्ट में, पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है वो मेरा पेरेंट और एनसीए में ऐड बैक कर दिया। तो एनसीए वाला पार्ट तो सिंपल है। देन गुडविल, गुडविल में पीसी आ जाएगा जो अब पे कर रहे हैं 1,92,500। देन एनसीए, देन प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर जो 2,20,000 है, फेयर वैल्यू लेंगे यहाँ पे नॉर्मली, दिस इज फेयर वैल्यू, हाँ याद रखना। और उसमें से नेट एसेट लेस कर देंगे तो बार्गेन परचेस आ गया। देन आगा कंसो अदर इक्विटी, कंसो अदर इक्विटी में पेरेंट का तो बैलेंसेस लेंगे ही लेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ले लेंगे, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर्स का जो 20,000 लॉस जो ऊपर बताया था वो आ जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड डिबेंचर लॉस जो कैंसिल किया था डिबेंचर्स, उसका लॉस आ जाएगा। एंड जो कैपिटल रिजर्व है दैट इज गेन ऑन बार्गेन परचेस, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। विद दैट मेरा जो अदर इक्विटी आएगा उसके बेसिस में हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बना लिया। यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ये एक बार आराम से बैठो, पेपर लो, पेन लो, और फटाफट फटाफट सॉल्व करते चलो। जब सॉल्व करते रहेंगे तो तुम्हारा स्टेप्स बहुत सारी चीज़ें मिस होते रहेंगे, तब जाके तुम्हें ध्यान में रहेगा कि ये स्टेप मिस हो गया था, तो ये मुझे अच्छे से ध्यान से देना है। अगर ऊपर ऊपर से देखोगे ना, ऊपर ऊपर से हाँ ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ऑडिट करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना मेरा 100% गारंटी है। बिल्कुल भी नहीं आएगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में। क्या करना है, पेपर लेना है, पेन लेना है, सॉल्व करना है, कैलसी लेके सॉल्व भी करना है, मतलब रिटर्न सोल्यूशन करना है, तब जाके तुम्हें ये सॉल्व करने आएगा। अगर छोटा छोटा क्वेश्चन है वो ऑडिट कर रहे हो तो चल जाएगा, बट ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, अगर ऑडिट करोगे ना वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो एक मेरा सजेशन है कि ये जो है ना, दिस विल
मतलब ये जो सॉल्विंग पेपर में अच्छे से बैठ के राइटिंग सॉल्व करना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक नोट लिख दूँ, लास्ट एक, dividend is adjusted from pre-acquisition profit. Since ICAI ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे, एंड उसके साथ साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलो बाय बाय।